नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। डिप्टी स्पीकर के लिए वोटिंग जारी है। विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए लगातार मतदान जारी है। एसपी की ओर से नरेंद्र वर्मा उम्मीदवार हैं, बीजेपी की ओर से मैदान में नितिन अग्रवाल हैं और नितिन अग्रवाल एसपी के बागी विधायक हैं। गुप्त मतदान के चलते क्रॉस वोटिंग होने की भी आशंका है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है ये। टक्कर है आमने सामने की। एसपी बीजेपी नंबर्स गेम बेशक अलग हो, नंबर्स बेशक बीजेपी के फेवर में हो, लेकिन ये माना जा रहा है कि मैसेज देने की जो कोशिश है वो समाजवादी पार्टी जरूर कर रही है इस वोटिंग के जरिए। और फॉरवर्ड और बैकवर्ड यानी कि एक तरह से आप ये समझिए कि जो जातिगत राजनीति है उत्तर प्रदेश में वो इस पूरे चुनाव में नजर आ रही है खास तौर से। तो नितिन अग्रवाल के बारे में जानिए। बीजेपी नेता 2012 में पहली बार वो विधायक बनते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि एसपी के टिकट पर हरदोई से विधायक वो बने थे, लेकिन अब जो है वो सामने है, बागी विधायक कहा जाता है। अखिलेश सरकार में वो मंत्री भी रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दल बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए नेता विरोधी दल की ओर से याचिका विधानसभा अध्यक्ष को दी गई, जो कि खारिज हो गई थी और अब जो है वो मैदान में है। बीजेपी का समर्थन उन्हें हासिल है। समाजवादी पार्टी ने वैसे इस चुनाव पर सवाल खड़े किए। नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने कहा, बीजेपी लोकतांत्रिक परंपराओं का गला घोंट रही है। परंपरा के हिसाब से ये पद विपक्ष को ही मिलना चाहिए। परंपरा रही है कि माननीय अध्यक्ष का चुनाव, माननीय उपाध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध होता है और माननीय अध्यक्ष सत्ता पक्ष से निर्वाचित होते हैं, माननीय उपाध्यक्ष विपक्ष से होते हैं। वर्तमान सरकार विपक्ष से न तो बात किया, न कोई चिट्ठी लिखा, न कोई राय मशवरा किया, अपने से उन्होंने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने भी, चूंकि हमारी सीट थी, क्योंकि विरोधी दल में भी जो सबसे बड़ा दल होता है उसी का उपाध्यक्ष जी का नॉमिनेशन होता है। वहीं विधानसभा में उप मुख्य सचेतक शैलेंद्र यादव ललई ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ओबीसी के खिलाफ है। कहा, ओबीसी को हराने के लिए बीजेपी ने अगड़े वर्ग के व्यक्ति को समर्थन दिया है। भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, अकलियतों की विरोधी है। इसीलिए वो किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को विधानसभा का उपाध्यक्ष नहीं बनने देना चाहती और इसीलिए उनको अपने में लगता है कि किसी पर भरोसा नहीं है, तो उन्होंने ऐसे एक व्यक्ति को जो न पिछड़े समाज से, न दलित समाज से, न अल्पसंख्यक समाज से और जिसे विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए था, उसको उपाध्यक्ष बनाकर परंपराओं को भी नष्ट करने का काम कर रही है और पिछड़ों को उपाध्यक्ष बनने भी नहीं देना चाह रही है। इससे पहले विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान सीएम योगी ने दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। कल्याण सिंह को नमन किया, राजनीति में उनके योगदान को उन्होंने याद किया। देश 1962 में वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों से प्रेरित होकर सार्वजनिक जीवन से जुड़े। श्री कल्याण सिंह जी एक ओजस्वी वक्ता एवं कुशल राजनेता थे। उन्होंने लगभग 6 दशक से अधिक समय तक सार्वजनिक जीवन में कुछ उच्च मानदंड स्थापित किए। और शोक प्रस्ताव से ही सत्र की शुरुआत हुई। सीएम योगी ने दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी, अभी आपने सुना। और साथ ही विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों ने लखनऊ में विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया। हाथों में काले गुब्बारे लिए समाजवादी पार्टी के 3 विधायकों ने विधानसभा के सामने काले गुब्बारे छोड़े। इन विधायकों ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए लोक भवन के ऊपर भी काले गुब्बारे छोड़े। उधर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरे ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर पलटवार किया। कहा, केशव मौर्य को हार का डर है, सता रहा है। अब वो बहकी बातें इसी वजह से कर रहे हैं। केशव मौर्य ने दरअसल न्यूज 18 के सियासी मंच एजेंडा अयोध्या में अखिलेश यादव के विधानसभा चुनाव में 400 सीटें जीतने के दावे पर सवाल खड़ा किया था।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को 22 में हार का डर इस कदर सताने लगा है कि वो बहकी बहकी बातें करने लगे हैं। जब नेता जनता की समस्या की बात न करके लोगों की व्यक्तिगत बातें शुरू कर दे तो समझो वो मानसिक तनाव से गुजर रहा है, वो हार के डर से परेशान है, उसे आराम की जरूरत है। रामनगरी में न्यूज 18 का खास कार्यक्रम एजेंडा अयोध्या का मंच सजा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने 2022 में होने वाले चुनावों को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया तो 2022 में होने वाले चुनावों में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार बनाने का दावा भी किया। इस मौके पर अखिलेश यादव के 400 सीटें जीतने के बयान पर तंज कसा। कहा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने कोई भी देख सकता है। वैसा ही एक 14 में क्या दावा किया था, 17 में क्या दावा किया था और 19 में क्या दावा किया था। तो 22 में वो 400 नहीं, वो अभी कहने को 800 कह सकते हैं, लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से हम नहीं रोक सकते। लेकिन जनता उनको लगातार 3 बार परास्त कर चुकी है। और समाजवादी पार्टी तो सारे विरोधियों को एक साथ ले ले तब भी अभी 25 साल तक सत्ता के इर्द गिर्द दिखाई नहीं देगी। वो 2017 का चुनाव जो परिणाम था उसको अगर 22 में दोहराएंगे तो यह उनके लिए बड़ी बात होगी। पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक बुलाई हुई है। बैठक में चुनाव वाले राज्यों के चुनाव प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। इस बैठक में चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन होगा। पीएम मोदी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। खबरें सूत्रों के हवाले से ये भी आ रही हैं। और आज की एक और बड़ी खबर कानपुर से आ रही है। अवैध धर्मांतरण मामले की बात करेंगे। आईएएस इफ्तिखारुद्दीन पर जो आरोप लगे थे, सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि वो सही पाए गए हैं। एसआईटी लगातार जांच कर रही थी। जांच रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। सरकारी आवास में जो वीडियो सामने आए थे धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को कहने के, वो सच साबित हो रहे हैं। फिलहाल जो जांच आई है उन्हें आपत्तिजनक पाया गया है। आईएएस ने सरकारी सेवा नियमावली के खिलाफ काम किया। लिखा गया साहित्य भी भड़काऊ माना गया है। ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। और अमित गंजू हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित जी, क्या वो महत्वपूर्ण आधार रहे जिसमें ये पाया गया कि आईएएस इफ्तिखारुद्दीन जो है नियमावली के खिलाफ धर्मांतरण के लिए लोगों को उकसा रहे थे? देखिए जीनत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसआईटी को शासन द्वारा एक जांच मिली थी जिसे 7 दिन में पूरा करना चाहिए था। लगभग इसमें 18 दिन के समय हो चुका है। हर पहलू पे जांच हो रही थी, चाहे वीडियो की बात की जाए, चाहे वो धार्मिक पुस्तकों की बात की जाए, चाहे धर्म परिवर्तन की बात की जाए, यानी कहीं ना कहीं हर पहलू पर जांच की गई। इसीलिए उनको इतना टाइम लग गया। अब जिन पुस्तकों की बात की जा रही है उन पुस्तकों में कहीं न कहीं सूत्र बताते हैं भड़काने वाली बातें अंकित की गई। या 43 नंबर पेज की बात की जाए या 8 नंबर पेज के दूसरे सिरे की बात की जाए, तो उसमें भी कहीं ना कहीं वीडियो की बात की जाए तो सरकारी आवास का वीडियो जिसमें उन्होंने कबूला भी था। यानी सर्विस की अगर बात की जाए तो कि सरकारी आवास में रहकर इस तरह के किसी प्रकार के चीजों पे रोक रही, ये सर्विस के अगेंस्ट है। और अगर और बात की जाए, जिन 30 लोगों ने अपने बयान दर्ज कराए उनमें भी ये तय हो रहा है कि इनके खिलाफ आरोप बनता है। यानी विधिक राय लेने के बाद भी हमारे सूत्र बताते हैं इन पे आरोप तय बना दिए गए। 17 पेजों की जो रिपोर्ट है उसमें 8 नंबर पृष्ठ पर और 3 नंबर पृष्ठ पे साफ तौर पर मेंशन है कि इन पे आरोप ये तय माने जा रहे हैं। अब ये शासन में रिपोर्ट आज से कल तक पहुंच जाएगी। अब शासन उस पर क्या कार्रवाई दे लेता है, देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो 17 पन्ने की रिपोर्ट जिसमें पन्ना नंबर 3 और 8 इसमें कुछ सबूतों का जिक्र हुआ है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में बदमाशों ने पुलिसकर्मी बनकर जेवरात ठग लिए। 1 महीने के भीतर ही अकेले इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में 2 घटनाएं हुई हैं जिसमें बदमाशों ने बुजुर्ग महिलाओं को अपना शिकार बनाया। लाखों के गहने ठगकर ये चंपत भी हो गए। बदमाश पुलिसकर्मी बनकर आए, सुरक्षा का हवाला देकर गहने उतार कर उसे कपड़े में बांधकर सुरक्षित रखने को कहा और फिर धोखे से बदल लिए। देखिए, जो भी घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं उसके आधार पे सीसीटीवी और अन्य उसके आधार पे हम लोगों ने टीम गठित करके कार्रवाई की है, जिसमें काफ़ी अहम सुराग मिले हैं और जल्द ही इन सारी घटनाओं को हम वर्कआउट करेंगे।
साथ ही आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि कृपया इस प्रकार के किसी भी झांसे में ना आए। अगर कोई पुलिसकर्मी बन के ऐसी बातें करता है तो कोई भी पुलिसकर्मी आपको इस तरीके की बातें नहीं करता, इसलिए सतर्क हो जाए, चौकन्ने हो जाए। जैसे ऐसी कोई वार्ता है तो तुरंत 112 नंबर पे या नियरेस्ट चौकी पे या पुलिस स्टेशन पे संपर्क अवश्य करके अपनी बात इस संदर्भ में अवगत जरूर कराएं। कि गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में एक ऐसा गिरोह है जो कि महिलाओं को अपना निशाना बनाता है और उनके साथ ठगी करता है। ऐसे 2 मामले बीते 1 महीने के भीतर आए हैं जिनमें कि महिलाओं को ठगों ने अपना शिकार बनाया और जैसे ही महिलाएं अपने गंतव्य स्थान के लिए मार्केट में निकलती हैं, उनके पास बदमाश आते हैं और खुद को पुलिसकर्मी बताकर उनके द्वारा पहने गए जो गहने होते हैं उन्हें इस बात का डर दिखाते हैं कि आपके साथ कहीं रास्ते में लूट हो जाएगी, तो ये जो आपने गहने पहने हैं इन गहनों को उतार दीजिए और एक कपड़े में रख लीजिए। इसके बाद उन बदमाशों का ठगीपन शुरू होता है और वो बदमाश उस जो कपड़े में गहने रखे होते हैं उन्हें बदलकर पीतल के गहने महिलाओं को देकर वहां से चंपत हो जाते हैं। कैमरा पर्सन सन्नी गौतम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। और इसी बीच एक बड़ी खबर इटावा से भी आ रही है। 3 बच्चों समेत 6 की मौत हो गई है। कारण रहस्य में बुखार बताया जा रहा है। एक दिल इलाके की बात करेंगे। बिरारी गांव में 3 बच्चों की जान चली गई। सभी बच्चों की उम्र 2 साल से कम है। जसवंत नगर के रजपुर गांव में 3 युवकों की मौत हो गई, तो कुल 6 लोगों की जान चली गई है और इलाके में दहशत है। पच्चीस अक्टूबर को वाराणसी दौरे पर पीएम रहेंगे। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत होगी। 25 अक्टूबर का हम जिक्र कर रहे हैं। इसका शुभारंभ होगा वाराणसी से। पूरे देश में ये योजना जो है वो लॉन्च होगी। 64,180 करोड़ की ये योजना है। पूरी जनसभा को भी प्रधानमंत्री संबोधित कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है। तो आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत होगी। और आज किसानों का रेल रोको आंदोलन है। देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। यूपी में आंदोलन को लेकर सुरक्षा कड़ी की गई है। खासतौर से पश्चिमी यूपी की बात करें तो 14 जिलों में सुरक्षा कड़ी की गई है। 44 कंपनी पीएसी की तैनात की गई है। 4 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनात की गई है। तो किसान आंदोलन कर रहे हैं। लखीमपुर की घटना के बाद किसानों की 2 महत्वपूर्ण मांगे हैं। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को वो इस्तीफा दें और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। ये 2 महत्वपूर्ण मांगे हैं जिसका जिक्र किसान संगठन कर रहे हैं अपने प्रदर्शन के जरिए। तस्वीरें गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, पश्चिमी यूपी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शन का असर जो है रेल रोको, दरअसल पूरा जो है ये आंदोलन, और कई जगहों पर आज रेलें रोकी गई। कल उनका संचालन होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। एक बड़ी खबर आ रही है फतेहपुर से। यहां पर एक युवक ने ससुराल में 2 लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में घायल दोनों व्यक्ति को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी कौशाम्बी जिले का रहने वाला है। उसकी पत्नी पिछले कई सालों से मायके में ही रह रही थी और वो अपने ससुराल आया हुआ था। तभी किसी बात से नाराज होकर 2 लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। उसकी ससुराल उसके गांव में है। वो किसी विवाद को लेकर के उसके पिताजी को और शिवराज सिंह यादव को चाकुओं से प्राणघातक हमला कर दिया, जिससे उसको गंभीर चोटें आई हैं। जिसकी सूचना प्रभारी निरीक्षक को प्राप्त होने पर अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए समुचित धारा में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। और एक बड़ी खबर आ रही है संभल से। एक बच्चे की मौत, 4 लोग घायल हो गए। बरसात के दौरान बच्चा जो कच्चा मकान है वो गिर गया और परिवार के 5 लोग इसके नीचे दब गए, जिसमें एक बच्चे की जान चली गई है। 4 लोग घायल हैं। अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। हयातनगर थाना इलाके की वारदात है। ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, बिजनौर, अमरोहा
ये 5 तस्वीरें देख के आप बारिश और उसके बाद के हालातों को समझ सकते हैं। कुछ लोगों के कच्चे मकान होते हैं और बारिश आंधी कई बार जो है आपने देखा इस तरह से इन मकानों के लिए काल बनती है। तो कई जगहों पर मकान गिरने की खबरें आई। कुछ लोगों के पुराने मकान कच्चे मकान होते हैं। ऐसा ही हादसा हुआ जिसमें 5 लोग दब गए, एक बच्चे की जान चली गई। अमरोहा में 3 मकान गिर गए हैं। कई जगहों पर जलभराव है। आपने देखा लखनऊ में भी लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी है। अगले 24 घंटे जो हैं दिल्ली एनसीआर में खासतौर से बारिश का अलर्ट जारी है। सुबह से ही बारिश हो रही है। उधर बागपत में नेशनल हाईवे किनारे बने गड्ढे में कार पलट गई और गड्ढे में पलटी कार को जेसीबी से निकाला गया। हाईवे किनारे बने गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं और बागपत के सिसाना गांव के पास की ये घटना है। और जरा सी बारिश हर सड़क की पोल जरूर खोल देती है। देखिए जरा। देर रात हुई बारिश से गौतम बुद्ध नगर सीएमओ ऑफिस और महिला थाने में पानी भर गया। सेक्टर 39 में बने दोनों सरकारी भवनों में जमाव हो गया। यहां पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। जलभराव की वजह से फरियादियों को आने जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के शो विंडो कहे जाने वाले नोएडा में बारिश के बाद क्या हाल होता है, ये तस्वीरें हम दिखाते हैं। इस समय हम सीएमओ कार्यालय में मौजूद हैं और आप तस्वीरें देखेंगे कि ये पानी भरा हुआ है। यहाँ पर 2 सरकारी भवन है। एक महिला थाना है जो गौतम बुद्ध नगर का इकलौता महिला थाना है, वो भी है। यहाँ पर सामने तस्वीरों में देखेंगे आप पानी भरा हुआ है। इसके अलावा ठीक सामने जो है वो सीएमओ कार्यालय है। फरियादी आते, फरियादियों को कितनी दिक्कत होती है इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि तालाब में तब्दील है इस समय यहाँ का सीएमओ कार्यालय और महिला थाना। हर साल वादे किए जाते हैं कि पानी का भराव नहीं होगा, जगह चिन्हित की गई। आप इधर तस्वीरें देखिए, ये थाने का फ्रंट हिस्सा है और फ्रंट हिस्से में देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक पानी जो है वो भरा हुआ है। ऐसे में फरियादी कैसे पहुँचेंगे, कैसे अपनी फरियाद अधिकारियों तक पहुंचाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अथॉरिटी हर साल यहाँ वादे करती है, दावे करती है, आदेश जारी होते हैं, लेकिन ये तस्वीरें ऐसे ढाक के 3 पात साबित होती है जब ज़मीनी स्तर पर वो चीज़ें लागू नहीं हो पाती हैं। हर साल वादे किए जाते हैं, हर साल जगह चिन्हित की जाती हैं कि इस बार जल भराव नहीं होगा, लोगों को समस्याएं नहीं होंगी, पानी निकासी की व्यवस्था की गई है, लेकिन ये तस्वीरें जो है वो उन्हें धोखा साबित करती हैं। कैमरामैन संजीव के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। उधर आगरा के थाना शाहगंज इलाके में दिन दहाड़े चेन स्नेचिंग की वारदात हुई है। 2 महिलाएं सड़क किनारे खड़ी होकर बातें कर रही थी। इसी बीच बदमाश बाइक पर आता है और उन्होंने एक महिला की चेन छीनी, फरार हो गया। ये वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उधर फिरोजाबाद में एक दरोगा और 3 पुलिसकर्मियों को जेल भेजा गया है। इनके ऊपर चोरों से रुपए लेकर एस्कॉर्ट कर बॉर्डर पार कराने का आरोप है। एसएसपी फिरोजाबाद ने इनके ऊपर एक्शन लिया। 15 अक्टूबर को थाना रसूलपुर इलाके से एक डिलीवरी ऑटो से 1,10,000 रुपए निकालने की घटना होती है। इसके बाद एसएसपी ने पूरे जिले में चेकिंग कराई। पुलिस ने चोरी करने के दोनों आरोपियों को थाना सिरसागंज इलाके में पकड़ा। आरोप के मुताबिक पुलिस ने इन चोरों से 1 लाख रुपए लिए और 4,000 रुपए देकर मोटरसाइकिल को एस्कॉर्ट करते हुए जिले से बाहर निकाल दिया। भेजी दरोगा जी के पास। मैंने कहा रिकवरी करो, इनसे पूछताछ करो, तो उन्होंने स्वीकार भी कर लिया दबी जुबान से और उनके यहाँ रिकवरी हो गई पूरे पैसे की। पूरे 96,000 रुपये उनसे रिकवर हो गए, जिस पर उनको गिरफ्तार किया गया। दोनों आरक्षियों को गिरफ्तार किया गया, दरोगा सुनील चंद को, आरक्षी राजेश कुमार को, आरक्षी सुरेंद्र को और जो ड्राइवर था बालकिशन, इन चारों को गिरफ्तार किया गया। इनको हमने निलंबित किया है। अभी इनको हम जेल भेज रहे हैं। ये बहुत दुखद है कि जब रहबर ही रहजन बन जाएगा तो गुजारा नहीं होगा। मैं सख्त कार्रवाई करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद खबरें उत्तराखंड से।
से मिली